आज हम विज्ञान के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। वो रहस्य जो हमारे चारों ओर है, हमारे अंदर भी है। बिल्कुल। कि एक परमाणु की, मतलब एक एटम की असली पहचान क्या है। हमारे पास जो स्रोत हैं, जैसे कुछ परीक्षाओं के सिलेबस, उनमें ये विषय है, पर आज हम इसे रटने के लिए नहीं बल्कि सच में समझने के लिए बात करेंगे। हमारा मिशन ये जानना है कि वो कौन सी चीज है जो एक परमाणु को सोना बनाती है और दूसरी को सीसा। और उससे भी गहरा सवाल, वो क्या चीज है जो एक ही तत्व के एक परमाणु को शांत और स्थिर बना देती है, और दूसरे को अकल्पनीय ऊर्जा का स्रोत। तो चलिए इस पहेली की परतों को खोलते हैं। हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की दुनिया में उतरेंगे। और एक शब्द है आइसोटोप या समस्थानिक। हाँ, ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है। पर आज हम देखेंगे कि यही वो चाबी है जो परमाणु के सबसे बड़े राज खोलती है। तो शुरू से शुरू करते हैं। एक परमाणु यानी एटम आखिर बना किससे होता है? हमारे पास यूरेनियम के समस्थानिकों को दिखाने वाली एक तस्वीर है जो शायद हमें एक अच्छा शुरुआती पॉइंट दे सकती है। बिल्कुल। तो देखिए, हर परमाणु के उसके बिल्कुल सेंटर में एक नाभिक होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्र में, ठीक है। हाँ, केंद्र में। और इस न्यूक्लियस में दो तरह के कण एक साथ रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जी। और फिर इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जैसे ग्रह सूरज के चक्कर लगाते हैं, कुछ वैसी ही कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो ये तीन हमारे मुख्य खिलाड़ी हो गए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। एकदम सही। ठीक है, ये तो हुई बेसिक बनावट। अब आते हैं उस असली पहचान वाले सवाल पर। हमारे स्रोतों में यूरेनियम के तीन अलग अलग रूपों का जिक्र है, यूरेनियम 234, 235 और 238। इन सब में एक बात कॉमन बताई गई है, तीनों में ठीक 92 प्रोटॉन होते हैं। क्या इसका कोई खास मतलब है? इसका बहुत बड़ा मतलब है। दरअसल किसी तत्व की पहचान ही उसके प्रोटॉन की संख्या से होती है। अच्छा। हाँ, ये उस तत्व का आधार कार्ड या पासपोर्ट है, ऐसा समझ लीजिए। अगर किसी परमाणु में 92 प्रोटॉन है तो वो हमेशा हर हाल में यूरेनियम ही होगा। हमेशा। अगर उसमें एक प्रोटॉन ज्यादा, मतलब 93 हो गए, तो वो यूरेनियम नहीं रहेगा, वो नेप्ट्यूनियम बन जाएगा। अरे वाह! इसी संख्या को हम परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर कहते हैं। ये उस तत्व की रासायनिक पहचान है। एक मिनट, ये तो बहुत दिलचस्प है। तो अगर यूरेनियम के सभी रूपों में 92 प्रोटॉन ही हैं, मतलब उनका आधार कार्ड एक ही है, जी, तो फिर ये यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 जैसे अलग-अलग नाम क्यों हैं? इनमें फर्क क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब हमारे दूसरे खिलाड़ी न्यूट्रॉन की संख्या में छिपा है। समस्थानिक या आइसोटोप एक ही तत्व के ऐसे परमाणु होते हैं जिनमें प्रोटॉन की संख्या तो वही रहती है, यानी 92। हाँ, यूरेनियम के केस में 92, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। अच्छा। और इसी वजह से उनका कुल वजन, जिसे हम द्रव्यमान संख्या या मास नंबर कहते हैं, वो बदल जाता है। तो ये जो नाम के आगे नंबर लगा है 235 या 238, ये क्या है? ये और कुछ नहीं, बस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या है। कुल संख्या। हाँ, तो अगर हम यूरेनियम का उदाहरण देखें, जैसा कि स्रोत बताते हैं, यूरेनियम 235 में 92 प्रोटॉन्स है, तो बाकी बचे 143 न्यूट्रॉन हुए। 92 और 143 यानी 235। हाँ, ठीक है। और यूरेनियम 238 में भी 92 प्रोटॉन है, तो उसमें 146 न्यूट्रॉन हुए। 92 और 146 यानी 238। समझ गया। एक मिनट, ये बात मुझे थोड़ी चौंका रही है। हाँ। आप कह रही हैं कि रासायनिक तौर पे, केमिकली, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं? बिल्कुल एक जैसे। और फर्क सिर्फ 3 न्यूट्रॉन का है। जी, सिर्फ 3 न्यूट्रॉन। और यही मामूली सा फर्क इतना बड़ा अंतर पैदा कर देता है, सब कुछ बदल देता है। लगता तो मामूली है, लेकिन यहीं पर परमाणु का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। कैसे? हमारे स्रोत बताते हैं कि यूरेनियम 235 विखंडनीय या फिसाइल है। फिसाइल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जब एक न्यूट्रॉन इससे टकराता है तो ये अस्थिर होकर टूट जाता है और साथ में भारी मात्रा में ऊर्जा और कुछ और न्यूट्रॉन छोड़ता है। अच्छा। ये जो नए न्यूट्रॉन निकले, ये दूसरे U235 परमाणुओं से टकराते हैं और एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। अच्छा, तो ये चेन रिएक्शन। जी, वही चेन रिएक्शन। 1 से 2, 2 से 4 और ऊर्जा निकलती जाती है। यही वो प्रक्रिया है जिस पर परमाणु बम और न्यूक्लियर पावर प्लांट काम करते हैं। और यूरेनियम 238 का क्या? उसमें तो सिर्फ 3 न्यूट्रॉन ज्यादा हैं। वही 3 न्यूट्रॉन उसे बहुत स्थिर बना देते हैं।
यूरेनियम 238 उस तरह से विखंडनीय नहीं है। मतलब वो एक चेन रिएक्शन को कायम नहीं रख सकता। और मजे की बात यह है कि प्राकृतिक रूप से जो यूरेनियम हमें मिलता है, हाँ, उसमें 99.2% से ज्यादा हिस्सा इसी कम काम के U-238 का होता है। क्या कह रही हैं? जी, जबकि ऊर्जा बनाने वाला U-235 सिर्फ 0.7% के आसपास होता है। ये तो कमाल की बात है। मतलब प्रकृति में मौजूद लगभग सारा यूरेनियम एक शांत पत्थर जैसा है और उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा दुनिया की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा का स्रोत है। और फर्क सिर्फ 3 न्यूट्रॉन का है। बिल्कुल। और क्योंकि ये रासायनिक रूप से एक जैसे हैं, इन्हें अलग करना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि आप इन्हें किसी केमिकल रिएक्शन से अलग नहीं कर सकते। आपको इनके वजन के इसी मामूली से फर्क का फायदा उठाना पड़ता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है। यूरेनियम की बात सुनकर ऐसा लगता है कि ये सब बहुत दूर की जटिल और खतरनाक चीजें हैं। हाँ, लगती हैं। क्या ये समस्थानिक का कॉन्सेप्ट हमारे रोजमर्रा के जीवन में मौजूद तत्वों पर भी लागू होता है? जैसे पानी जो हाइड्रोजन से बनता है, क्या हाइड्रोजन के भी अलग-अलग रूप होते हैं? बेहतरीन सवाल, और इसका जवाब है हाँ। यूरेनियम तो एक चरम उदाहरण है, लेकिन समस्थानिक हर तत्व में पाए जाते हैं। हमारे एक स्रोत में सबसे हल्के और सबसे सरल तत्व हाइड्रोजन का बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। अच्छा। हाँ, इसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी की तरह सोचते हैं। मान लीजिए एक कार बनाने वाली कंपनी है जिसका नाम है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन कार कंपनी। ये कंपनी एक ही मॉडल की कार बनाती है जिसमें हमेशा एक ड्राइवर यानी एक प्रोटॉन होता है। ये तय है। हमेशा एक ड्राइवर यानी एक प्रोटॉन। समझ गया। बिल्कुल। लेकिन वो कार के अलग-अलग वर्जन बेचती है। ओके। पहला बेसिक वर्जन है प्रोटियम। इसमें सिर्फ ड्राइवर यानी एक प्रोटॉन है, कोई पैसेंजर यानी कोई न्यूट्रॉन नहीं है। दुनिया में मौजूद 99.98% हाइड्रोजन यही है। रुकिए, कोई न्यूट्रॉन नहीं? कोई न्यूट्रॉन नहीं। पर मैंने तो हमेशा सोचा था कि न्यूट्रॉन नाभिक को एक साथ जोड़ने वाले गोंद की तरह काम करते हैं। बिल्कुल सही सोचा था। तो बिना न्यूट्रॉन वाला नाभिक स्थिर कैसे रह सकता है? बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। देखिए, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और समान चार्ज एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, है ना? हाँ। जब नाभिक में एक से ज्यादा प्रोटॉन होते हैं, तब उन्हें एक साथ रखने के लिए न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ती है। लेकिन हाइड्रोजन के प्रोटियम समस्थानिक में तो नाभिक में है ही सिर्फ एक प्रोटॉन। अच्छा। तो उसे किसी से दूर धकेलने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए वो बिना न्यूट्रॉन के भी पूरी तरह से स्थिर है। और हाँ, ये एकमात्र स्थिर समस्थानिक है जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। कमाल है। अच्छा, तो दूसरे वर्जन कौन से हैं? दूसरा थोड़ा भारी वर्जन है ड्यूटेरियम। इसमें ड्राइवर यानी एक प्रोटॉन के साथ एक पैसेंजर यानी एक न्यूट्रॉन भी है। और तीसरा सबसे भारी वर्जन है ट्रिटियम। इसमें एक ड्राइवर यानी एक प्रोटॉन के साथ 2 पैसेंजर यानी 2 न्यूट्रॉन है। ये रेडियोधर्मी होता है, मतलब अस्थिर होता है। तो मॉडल वही हाइड्रोजन कार है, बस पैसेंजर की संख्या अलग-अलग है। एकदम सही। यही हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। और इन ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का क्या कोई खास इस्तेमाल है, जैसे यूरेनियम 235 का है? बिल्कुल। एक अन्य स्रोत में बताया गया है कि नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन, जो सूरज में होता है? जी, जो सूर्य और तारों को ऊर्जा देता है, उसमें अक्सर हाइड्रोजन के यही भारी समस्थानिक ड्यूटेरियम और ट्रिटियम इस्तेमाल होते हैं। जब इन्हें बहुत ज्यादा तापमान और दबाव पर लाया जाता है तो ये जुड़कर एक भारी नाभिक जैसे हीलियम बनाते हैं। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो यूरेनियम का टूटना यानी विखंडन और हाइड्रोजन का जुड़ना यानी संलयन, दोनों ही प्रक्रियाओं को समझने के लिए समस्थानिकों को समझना बेहद जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन अगर ये संलयन प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली है और हाइड्रोजन इतनी आम है, तो हम पृथ्वी पर ही छोटे-छोटे सूरज बनाकर अपनी सारी ऊर्जा जरूरतें पूरी क्यों नहीं कर लेते? चुनौती है उन परिस्थितियों को बनाने की जो सूरज के केंद्र में है। सूरज के केंद्र का तापमान करोड़ों डिग्री सेल्सियस है। करोड़ों डिग्री? हाँ, और दबाव भी बहुत ज्यादा है। पृथ्वी पर इतने ज्यादा तापमान और दबाव को बनाना और उसे नियंत्रित करना एक बहुत बड़ी तकनीकी चुनौती है। वैज्ञानिक दर्शकों से इस पर काम कर रहे हैं। चलिए अब उस बात पर वापस आते हैं जो आपने यूरेनियम के बारे में कही थी कि U-235 और U-238 को अलग करना बहुत मुश्किल है। तो ये कैसे किया जाता है? हाँ, इस प्रक्रिया को संवर्धन या एनरिचमेंट कहते हैं
और ये परमाणु तकनीक का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। हमारे एक स्रोत में सेंट्रीफ्यूज प्रक्रिया का जिक्र है। सेंट्रीफ्यूज। जी, इसे समझने के लिए आप एक सलाद स्पिनर की कल्पना कीजिए, जिसमें आप गीले पत्ते डालकर घुमाते हैं तो पानी बाहर की तरफ चला जाता है क्योंकि वो भारी होता है। ठीक है, समझ गया। अब कल्पना कीजिए कि इस प्रक्रिया को गैस के अणुओं के साथ किया जा रहा है जिनका वजन लगभग बराबर है। ये तो बहुत मुश्किल होगा। बहुत। स्रोत के अनुसार इस प्रक्रिया में पहले ठोस यूरेनियम को यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड नाम की गैस में बदला जाता है। फिर इस गैस को सेंट्रीफ्यूज नाम की बहुत लंबी पतली ट्यूब जैसी मशीनों में भरते हैं और फिर उन्हें अविश्वसनीय तेजी से घुमाया जाता है। कितना तेज? मतलब एक अंदाजा। लगभग 50,000 से 70,000 चक्कर प्रति मिनट RPM। 50,000? अरे बाप रे। या उससे भी ज्यादा। मेरी गाड़ी का इंजन तो 5-6 हजार RPM पर ही अपनी लिमिट पर पहुंच जाता है। ये तो उससे 10 गुना ज्यादा है। वो मशीन फटती ही नहीं है। ये तो खुद में एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। सच में? इस तेज घुमाव से जो गैस के अणु थोड़े से भारी हैं, यानी जिनमें U-238 है, वे ट्यूब की दीवार की तरफ धकेले जाते हैं। और हल्के वाले? और जो अणु थोड़े से हल्के हैं, यानी जिनमें U-235 है, वे केंद्र के करीब रहते हैं। लेकिन ये फर्क इतना मामूली है कि एक सेंट्रीफ्यूज से काम नहीं चलता। तो फिर? सोचिए, इस गैस को हजारों सेंट्रीफ्यूज की एक लंबी चेन से गुजारना पड़ता है, जिसे कैस्केड कहते हैं। हर मशीन यूरेनियम 235 की मात्रा को बस जरा सा बढ़ाती है। हजारों मशीनों से? हाँ, इस प्रक्रिया में महीनों लग जाते हैं और इसमें बेहिसाब बिजली खर्च होती है। इसीलिए परमाणु ईंधन इतना महंगा और जटिल होता है। वाह, मतलब सिर्फ 0.7% को 3 से 5% तक लाने के लिए इतना बड़ा तामझाम। ये सच में दिखाता है कि उन 3 न्यूट्रॉन का महत्व कितना ज्यादा है। अच्छा, चलते चलते एक सामान्य ज्ञान का सवाल। स्रोतों में इसका भी जिक्र है। किस तत्व के सबसे ज्यादा ज्ञात समस्थानिक हैं? दिए गए स्रोतों के अनुसार वो तत्व पोलोनियम है। इसके समस्थानिकों की संख्या सबसे अधिक बताई गई है। पोलोनियम। तो आज हमने परमाणु के आधार कार्ड और उसकी गुप्त शख्सियत के बारे में जाना। हाँ, कह सकते हैं। प्रोटॉन तय करते हैं कि तत्व कौन है, यूरेनियम, हाइड्रोजन या सोना। ये उसकी सार्वजनिक पहचान है। और न्यूट्रॉन उसकी शख्सियत तय करते हैं कि वो स्थिर रहेगा, रेडियोधर्मी होगा या फिर एक चेन रिएक्शन शुरू करने की ताकत रखेगा। बिल्कुल। और ये छोटा सा अंतर, नाभिक में बस कुछ कणों का कम या ज्यादा होना, परमाणु ऊर्जा से लेकर सूर्य की ऊर्जा तक हर चीज की कुंजी है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। जैसा कि हमने देखा, प्राकृतिक यूरेनियम में 99% से ज्यादा हिस्सा U-238 का होता है, जबकि ज्यादातर रिएक्टरों के लिए दुर्लभ U-235 की जरूरत होती है। हाँ, सेंट्रीफ्यूज जैसी जटिल उपयोगी सामग्री को केंद्रित करने के लिए होता है। जरा सोचिए, प्रकृति में और कौन सी ऐसी मामूली विभिन्नताएं हो सकती हैं जिन्हें अगर हम अलग करके इस्तेमाल कर सकें तो उनमें भी ऐसी ही परिवर्तनकारी शक्ति छिपी हो सकती है।